हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। संविधान की सीरीज में हम चल रहे थे। संविधान मौलिक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार इससे पहले मैं करा चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको मौलिक कर्तव्य बताऊँगा, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक राज्य की नीति निधि तत्व है, तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो पूरे मौलिक नीति निधि तत्व को ध्यान समझिए, क्योंकि नीति निधि तत्व होते हैं राज्य के तत्व होते हैं। राज्य जनता के लिए क्या करना चाहता है और किस प्रकार से करना चाहता है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके विरोध में हम न्यायालय में नहीं आ सकते, लेकिन मौलिक अधिकार के विरोध में हम न्यायालय में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके विरोध में रिट जारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो ध्यान से समझिए और देखिए। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखते हैं राज्य के नीति निधि तत्व को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, मतलब जो नीति निधि तत्व स्थापित करने का मतलब तात्पर्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक। अब देखिए, नीति निधि तत्व आपसे पूछेगा नीति निधि तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में जो नीति निधि तत्व है किस देश के संविधान से शामिल किए गए, लिए गए। तो आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए। क्या, कौन लिए गए? आयरलैंड। आयरलैंड आपने सुना होगा, उसकी राजधानी डबलिन। आपको इसकी भी राजधानी पता हो, आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और मुद्रा भी पता होनी चाहिए, ये यूरोप के देश हैं, इनकी सबकी मुद्रा यूरो है, क्योंकि आज हर यूरोप देश की मुद्रा यूरो है। तो नीति तत्वों की जो बात कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है व्यक्ति जो समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बराबर करना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लोक कल्याणकारी राज्य तथा समाजवादी राज्य की स्थापना का सिद्धांत दिया गया? अनुच्छेद 38 में दिया गया है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे होता नहीं कि किसी को व्यक्ति को, महिला को 200 रुपये दे दिया और पुरुष को 400 रुपये बेलदार की, ये नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन। और इसमें देखो एक क्वेश्चन ध्यान समझना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अनुच्छेद 39 का ये अनुच्छेद 39 है कि नागरिकों, प्रत्येक नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, चाहे वो स्त्री पुरुष। उसमें व्यक्ति विधि सहायता ले सकता है, लेकिन अनुच्छेद 39 का के तहत है। तो दोनों क्वेश्चनों को कोऑर्डिनेट करके ध्यान समझना, अलग अलग करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम पंचायतों गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ग्राम पंचायत को गठन किया गया था ना, जब भारत का संविधान बना था, तो गांधी चाहते थे कि ग्राम पंचायत हो, अम्बेडकर चाहते थे ग्राम पंचायत नहीं। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया? अनुच्छेद 40 में किया गया। अब सुनिए, ग्राम पंचायतों को संविधान दर्जा देने 73वें संविधान संशोधन दिया गया था। ये सबको पता होगा। कब दिया गया था? 1992 ईस्वी में, 92 में। अब आपसे पूछता है 73 संविधान संशोधन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जब 73 संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? इसको याद रखना ध्यान से। आपका पहला राज्य था कर्नाटक। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 1959 में लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान राज्य था। आपसे पूछे, मतलब राजस्थान में जो लागू की थी, नागौर जिले में लागू की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से या दूसरे राज्य में लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। मतलब पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? राजस्थान में। दूसरे राज्य में आंध्र प्रदेश में, पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। और जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, वो किस राज्य में लागू की गई थी? वो है कर्नाटक। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 41। देखिए, मतलब सहायता क्या होती है? जब सरकार को लगता है कि व्यक्ति काम नहीं मिल रहा, मजदूरों को व्यक्ति को काम मिल रहा, तो कुछ दाम काम शिक्षा तथा लो, भले कम उसमें दें, लेकिन काम देना जरूरी है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपने सुना होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मतलब मनरेगा योजना आती है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को साल में, मतलब सरकार को कोई राज्य अलग करता है, कोई 120 दिन दे रहा है, कोई 100 दिन दे रहा है, कोई 125 दिन दे रहा है। तो इसके अंतर्गत एक मनरेगा आती है जो केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई थी, है ना। तो उसमें व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन का वेतन दिया जाता है। अगर आपको सरकार 100 दिन का रोजगार देगी, अगर रोजगार नहीं देती तो उसमें आपको 100 दिन का वेतन मिलता है। तो इसके अंतर्गत आता है लोक सहायता पाने का अधिकार हमारा। तो इसके आप जानिए मनरेगा क्या है, इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय दिशाओं के लिए प्रावधान किया गया। मतलब काम के मतलब कुछ होता है ना, कुछ दिशाओं में काम और मानवीय सहायता। जैसे आपको मालूम है, महिला को प्रसूति या प्रेगनेंसी के दौरान काम में विशेष सहायता देने का प्रावधान है।
इस तरह से मान लीजिए न्याय संगत और मानवीय दिशाओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए ना। तो जिस तरह से कोई महिला प्रेगनेंसी है तो उसे सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में प्रेगनेंसी द्वारा विशेष सहायता दी जाए, और हो सके तो उन्हें कुछ हेल्प भी दी जाती है घरों के लिए। जब तक महिला महीने 2 महीने तक रहती है तो उन्हें सहायता दी जाती है। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ऐसी विधि बनाकर कर्मचारी या कर्मगारों के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित कर सकता है? मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति रोज़गार नहीं मिल रहा या सरकार को लगता है कि हम न्यूनतम वेतन कर सकते हैं तो कर सकता है। इसमें वो व्यक्ति को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, कामगारों को न्यूनतम वेतन दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत समान सिविल सहायता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल सहायता का मतलब होता है कि जो धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सिख हो, उसे कोई मतलब नहीं, सभी धर्मों को एक समान लेकर चलता है। तो समान सिविल सहायता के अंतर्गत आपको पूछा समान सिविल सहायता लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा था? गोवा। इस चीज़ को नोट कर लिए, समाज सेवी सहायता करने वाले। अब ये राज्य में उत्तराखंड में भी लागू हो रही है, चल रहा है इसका प्रावधान, वो बाद में भी बताएंगे उसके लिए। देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया अलग से। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। लेकिन ये अब अनुच्छेद 45 में है, ये इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करेगा। लेकिन इसको अब इसे अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया कि व्यक्ति को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो आपसे पूछेगा राज्य किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 45 के तहत। इसको नोट कर लिया अलग से। अनुच्छेद 44 की बात करें, हम अनुच्छेद 45 की बात अलग करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए राज्य को निर्देश दिया गया किसमें? संविधान में, कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों की वृद्धि का प्रयास करें। मतलब जो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, तो उनका कल्याण करे राज्य को दिया गया। और किस संविधान में दिया गया? अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि उनके आर्थिक हितों की रक्षा करे, वृद्धि का प्रयास करे, उन्हें शिक्षित इतना बनाए कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करे, ये राज्य का कर्तव्य है, निःशुल्क शिक्षा दे उन्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 47 के तहत। जैसे आपने सुना होगा मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जाता है स्कूलों में, तो इसमें क्या विटामिन ए की खुराक का सेवन दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि बच्चों को कभी सोयाबीन दिया जाता है, कई बच्चों को दूध भी दिया जाता है विटामिन ए की तहत, और बच्चों को फल दिया जाता है, केले कभी दिए जाते हैं बच्चों को, और उन्हें वीक में 2 हफ्ते में 1 दिन चावल, कभी खिचड़ी, कभी रोटी दी जाती हैं। तो बच्चों को मतलब हर स्तर से बच्चों को दिया जाए, जिसके माध्यम से बच्चे उस विद्यालय में आएँ, उस शिक्षा प्राप्त करें। तो बच्चों का जो स्तर है, जो नीचे बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, तो उनको भाई वो पढ़ती हैं क्यों? मिड डे मील में उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को शिक्षा मिले, उन्हें स्वस्थ भोजन मिले, और उनके साथ ही उनके जो मेडिकल की जो व्यवस्था है वो भी सरकार करे। तो ये हमारा कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? हमारा नहीं, राज्य कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 47 के तहत बच्चों का पोषाहार स्तर ऊंचा करे। इसको समझिए ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद 48 में दिया गया है। कृषि मतलब बढ़ावा देना और पशुपालन को संरक्षण देना, जितने हो सके पशुओं को ना हत्या करके उन्हें संरक्षण देना। अब सुनिए, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? संविधान में किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 48 का, मतलब अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। देखिए 48 में दिया गया कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण दिया गया है। देखिए इसको कृषि एवं पशु, और इसमें दिया अनुच्छेद 48 का में दिया गया है पर्यावरण एवं वन्य जीव। जो वन्य जीव होते हैं, पर्यावरण होता है, उसको सुरक्षा करें। ये नहीं कि हम धुआं छोड़ें। जो बहुत से लोग होते हैं अपने घरों में पर्यावरण को ख़राब करते हैं, वो नहीं। तो उसे पर्यावरण के बारे में दिया गया है, उसमें कृषि एवं पशुपालन के दोनों अलग अलग बात ध्यान समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्र स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? जैसे अनुच्छेद 49 में दिया गया है, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, फतेहपुर सीकरी हुई। तो इनका हमें क्या है, ऐसे ऐतिहासिक स्थानों का सुरक्षा रखना है। व्यक्ति हम खुद की जिम्मेदारी है, राज्य की तो है ही। व्यक्ति खुद को ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे स्मारक हैं, विदेशी भी घूमने आते हैं, लोग आते हैं, तो हमें इन्हें ना कचरा करना चाहिए, ना कूड़ा करना चाहिए। और जो उधर दीवारों पर लिख देते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि स्मारक हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। इन्हें अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इन्हें ध्यान से हमें सुरक्षित रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका
एवं न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग किया है अनुच्छेद 50 के तहत। मतलब ना कार्यपालिका जो कार्य करेगी वो न्यायपालिका पर जबरदस्ती नहीं थोपेगी, और न्यायपालिका जो अपना काम करेगी, न्याय करेगी, वो अपने अकॉर्डिंग करेगी। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या फैसला आया था, तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगी, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग। और कार्यपालिका का उल्लेख मतलब क्या, अनुच्छेद 52 से चलता है, 52 में चलता है। राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका के लिए प्रमुख होता है। तो हम और आगे चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 51, मतलब राज्य को कर्तव्य है कि अपने राज्य में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। दंगे होते हैं, उन्हें दंगे ना होने दें, और राज्य में जितनी हो सके शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था करें, जिसके लिए सुरक्षा में हो सके पुलिसकर्मियों की भर्ती करें, हो सके जगह जगह लोगों को स्वच्छ व्यवस्था करें, और लोगों को समझाएं कि अगर हम देश का राज्य का विकास होगा और शांति बनाए रखेंगी तो राज्य को विकसित होगा, और राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा। तो अंतर शांति सुरक्षा में वृद्धि का उल्लेख किस में किया गया, 51 में किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं राज्य की नीति तथा संविधान की आत्मा जो संविधान के सामाजिक दर्शन से समाविष्ट करते हैं, किसने कहा ये? ग्रेविल ऑस्टिन द्वारा कहा गया। मतलब राज्य की नीति तत्व तथा संविधान की आत्मा जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करती है, किसने कहा? ऑस्टिन। जी ऑस्टिन आपका नाम सुना होगा। मतलब किसने कहा, जैसे मान लीजिए किसी और ने भी कहा है नीति तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान केंद्र की सुविधा पर निर्भर करता है। तो किसने कहा है? के.टी. शाह ने कहा है। आपने सुना होगा नीति तो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है, के.टी. शाह ने कहा है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर इस वीडियो में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।